तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, अकाउंटिंग जो है वो सब कर रहा है, हर बिजनेस कर रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो इसके कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को ये देखना है कि क्या क्या चीज़ हम लोग को बिजनेस ट्रांजैक्शन लेना है, क्या हिसाब से उसका मेजरमेंट होगा, अकाउंट्स जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट करेंगे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ट्रीटमेंट कैसा होगा, लिखेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे, प्रेजेंटेशन कैसा होगा ताकि सब कोई समझ पाए, फिर किस किस प्रकार के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम लोग को दिखाना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन सके। तो जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग को मिलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन ऑथोरिटेटिव statement issued by ICAI, a professional body of accounting in our country। हमारे देश भारत में, इंडिया में ICAI जो है ये हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है, जो बताता है कि हम लोग को अकाउंट्स किस तरह से करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी in different accounting policies in order to eliminate non-comparability of financial statements for enhancing reliability of financial statements। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इस तरह से बनाया जाए कि कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, जो सेम नेचर के हैं, उनका हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकें, क्योंकि सब एक ही रूल्स को फॉलो करके बना रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर भरोसा किया जा सके, रिलाई किया जा सके। सेकेंडली, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ तरीके हैं, वैल्यूएशन का रूल्स है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। और जो जो चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम लोग को अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्लोज करना है, बताना है, वो जानकारी हमें देनी होगी। इन एडिशन टू इम्प्रूविंग क्रेडिटेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड enhances comparability of financial statements both intra and inter enterprises। अब देखिए, जो भी जानकारी दी जा रही है एक बिजनेस द्वारा, इसके ऊपर भरोसा किया जा सके कि हाँ भाई ये सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनवाते हैं, चाहे वो इंट्रा हो मतलब बिजनेस के अंदर में बने या बिजनेस के बाहर, ठीक है, सबको एक दूसरे के संग कंपेयर किया जा सके, मैच किया जा सके, ठीक है। सच कंपैरिजंस आर वेरी इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये जितना भी आप सुन रहे हैं ना कि अकाउंटिंग के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, ये इसलिए बनाना है ताकि जो यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, लेंडर हैं, सप्लायर है, ओनर है, वो सब वो डेटा का इस्तेमाल करके समझ पाए कि बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जरूरत क्यों है। अकाउंटिंग एक्सटेंड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि एक बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली, जैसे ओनर हुए, बहुत ओनर ऐसे होते हैं जो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, लेंडर्स होते हैं, शेयर इन्वेस्टर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, तो इन सब को इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ओनली इफ इट इज पोजेसेस यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब कोई भी जानकारी तभी लोगों के काम आ पाएगी जब सारे इंफॉर्मेशन को सही तरीके से दिया हो, एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उसको फॉलो किया हो, जो जो चीज़ मांगा गया है वो चीज़ पूरी तरह से डिस्क्लोज किया गया हो, बताया गया हो। देयर कैन बी ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स विच मे बी यूज्ड बाय एनी बिजनेस एंटिटी। अब देखिए, हो सकता है कि कोई दूसरा तरीका भी हो अकाउंटिंग करने का जो कोई और बिजनेस यूज कर रहा हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव्स विच फुलफिल द बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें अकाउंटिंग करने के लिए, या आप कोई भी तरीका यूज करें, कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को सब जगह फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो अकाउंटिंग सही माना जाएगा, वो अंडरस्टैंडेबल होगा। आइए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम लोग इतनी बात कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग अकाउंटिंग करके, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके, तो अलग अलग तरह के उसमें वेरिएशंस ना आ जाए, एक ही तरीका से चीज़ें बने, एक ट्रांजैक्शन का एक ही तरीका से सब जगह रिकॉर्डिंग हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी होता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन पाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड may call for disclosure of certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, investor and creditors। अब देखिए, आम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत लोग हैं जो आपके क्रेडिटर्स हैं, तो सबको ही देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस वो कानूनन रूप से ही ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आम जनता के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट कंपैरेटिबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटर कंपनीज एंड इंट्रा कंपनीज। अब देखिए, जो इंट्रा कंपनीज हैं उनके बीच में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आइए देखते हैं। अब देखिए, हर एक चीज़ का फायदा है तो कुछ ना कुछ उसका लिमिटेशंस भी हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइसेस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफिकल्ट टू अप्लाई। अब देखिए, कुछ कुछ जगह पे ऐसा ट्रांजैक्शन आपके सामने आने वाले चैप्टर्स में आएगा जहां पे आप देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको ये चॉइस करना पड़ेगा कि भाई इस समय क्या बेस्ट और बेटर रहेगा। इट इज रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। Accounting standard cannot override the state statute. The standards are required to be formed within the ambit of prevailing status। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, किस चीज का, गुड्स और सर्विस जहां पे कंज्यूम किया गया है, ठीक है। इट इज प्रपोज टू बी लिवाइव्ड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर अप टू फाइनल कंजम्पशन विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एज सेट ऑफ। ध्यान से समझिएगा, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है फाइनल टैक्स वहीं लगने वाला है। टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चर, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है सरकार टैक्स ले लेती है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट है, उसके ऊपर सरकार मैन्युफैक्चर में टैक्स ले ली, ठीक है, वो जैसे किसी को बेचेगा फिर वो भी टैक्स देगा, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, ठीक है, एक ही चीज पे 10 बार टैक्स नहीं लगता है। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, फिर जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ रिबेट इनपुट आउटपुट टैक्स का मिल जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन अ नटशेल, ओनली वैल्यू एडिशन will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे प्रोडक्ट में आप चेंजेस करते जाएंगे तो टैक्स उसमें लगेगा, ठीक है, और जो फाइनल टैक्स है ना वो एंड कस्टमर ही को देना पड़ता है। कैसे, अभी हम आगे आपको सॉल्व करके बताएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन implies has the tax would occur to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as place of supply। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे सप्लाई किया गया जिस स्टेट में, उस स्टेट को वो टैक्स रिसीव करना है, ठीक है। ये देखिए, जीएसटी जो होता है, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी और एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। आइए, जीएसटी हैज a dual aspect with center and state simultaneously।
लेवाइंग ऑन अ कॉमन टैक्स बेस। एक कॉमन टैक्स बेस है, टैक्स जो लिया जाता है स्टेट और सेंटर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बांटती है। देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी विच आर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी भी होना चाहिए, ठीक है। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स कलेक्टेड अंडर सीजीएसटी विल कंस्टिट्यूट द रेवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए सीजीएसटी में क्या है, जो भी टैक्स मिल रहा है सेंट्रल को वो मिलेगा, सेंट्रल के पास वो पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द प्रेजेंट सेंट्रल टैक्सेस आर लाइक, कौन कौन सा सीजीएसटी के अंदर आएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्सेट्रा विल बी सबमिटेड अंडर सीजीएसटी। अब एसजीएसटी की बात करूं तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये पैसा जो आएगा, अ कलेक्शन ऑफ एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इसका पैसा मिल जाएगा। विथ जीएसटी all state tax like VAT, entertainment tax, luxury tax, entry tax etc. will be merged with GST। जितना भी अलग अलग टैक्स होता था, पहले VAT होता था, entertainment tax, luxury tax, entry tax, अब ये सब को मिला के सिर्फ GST बना दिया गया। For example, Ramesh, a dealer in Punjab, sell goods to Seema in Punjab worth 10,000। अब देखिए पंजाब में कोई डीलर है रमेश, वो सीमा को माल बेचे 10,000 का। If the GST rate is 18%, that is 9% CGST and 9% SGST, 900 will go to central government and 900 will go to पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप जब भी जीएसटी का देखेंगे ना, जो भी वैल्यू है वो स्प्लिट बाई 2 हो जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। 10,000 का है, 18% 1800 रुपया हो गया, तो 900 रुपया ले लिया स्टेट गवर्नमेंट, 900 रुपया ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक आता है आईजीएसटी। IGST means Integrated Goods and Services Tax. Revenue collected under IGST is divided between central and state government as per the rates specified by the government. अब देखिए IGST के केस में क्या है, स्टेट के अंदर अगर कुछ हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे कि पंजाब का डीलर था, पंजाब में ही बेच दिया, तो वहाँ पे हम लोग जो जीएसटी कैलकुलेशन हुआ वो आधा आधा बढ़ गया। आईजीएसटी में क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टैक्स मिलेगा और जो रेट है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को बांट देगा। IGST इज चार्ज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो IGST कलेक्ट होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर IGST। इंपोर्ट हो रहा है तो IGST होगा। For example, if the goods are transferred from Madhya Pradesh to Rajasthan, then this transaction will attract IGST. मध्य प्रदेश से राजस्थान जा रहे IGST लगेगा। Let's extend the above example to understand SGST. If Ramesh in Madhya Pradesh sell goods to Anand in Rajasthan worth 10 lakh, applicable GST rate is 18%, 9% CGST, 9% SGST. In this case, the dealer will charge, यहाँ पे 10 लाख नहीं होगा, 1 लाख होगा, 18,000 एट IGST एंड विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए रमेश 1 लाख का ही है यहाँ पे माल, 18% का जीएसटी के साथ वो राजस्थान भेज रहा है, टोटल 18,000 रुपया IGST कट जाएगा, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट 9% जो है वो SGST पे कर देगा। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंटर एंड स्टेट have been assigned the power to levy and collect taxes through appropriate legislation. इंडिया में क्या है, देखो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश का है एक, राज्य सरकार जो है वो हर एक राज्य का है, दोनों के पास ये अधिकार है कि वो टैक्स ले सकता है। Both the levels of government have distinct responsibility to perform according to the division of powers prescribed in the constitution for which they need to raise resources. अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सारा काम होता है, प्रोजेक्ट्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत काम होता है, तो दोनों गवर्नमेंट के पास पावर्स होता है। अब ये पावर्स उनको कहाँ से मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसका जो पावर दिया गया है वो उसके लेवल तक काम कर सकता है। अ डुअल जीएसटी विल देयरफॉर बी in keeping with the constitutional requirement
of fiscal federalism. Hence, Central will levy and administer CGST and IGST, while respective states will levy and administer SGST. The Constitution of India has been amended for this purpose. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो CGST कलेक्ट कर रहा है, IGST कलेक्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट SGST, और इसके लिए हम लोग अमेंडमेंट किए हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब देखिए भारत में डायरेक्ट टैक्सेस, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CST, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, सबको मिला के एक GST बना दिया गया है जो हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग लगता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST is a common law and procedure throughout the country under single administration. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये आ रहा है GST, ठीक है, कॉमन लॉ है, पूरे देश में ये फॉलो होता है। GST is a destination based tax and is levied at a single point at the time of consumption of goods and services by the end consumer. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, फायदा उस स्टेट को मिलता है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से राजस्थान जा रहा है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। एंड कंज्यूमर जो है उसको टैक्स देना पड़ता है। GST इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट विद बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और सब्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। जब हम लोग GST की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इनपुट आउटपुट यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हम लोग GST के ऊपर आगे सम्स करेंगे तो ये आपको क्लियरली और डिटेल में समझ में आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्सेस डज नॉट एक्सीड 2, ठीक है, 2 से ज्यादा टैक्स नहीं लग सकता है। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवाई ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब टैक्सेस को हटाया नहीं जाता है। There is no multiple levy of tax on goods and services such as sales tax, entry tax, octroi, entertainment tax और luxury tax etc. आप 2 बार नहीं ले सकते हैं टैक्स, ठीक है, आप टैक्स एक ही बार लेते हैं। आइए एडवांटेजेस देखते हैं। Introduction of GST has resulted in the abolition of multiple types of taxes in goods and services. हमारे देश में बहुत सारे तरह के टैक्स होते थे, अब GST आ गया तो अलग अलग तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है, सब GST के अंदर आ गया है। GST widens the tax base and increased revenue to center and state, thereby reducing administrative cost for the government. GST आने से सरकार का भी और मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही फायदा हुआ है, और जो कलेक्शन कॉस्ट होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो भी कम हुआ है। GST has reduced compliance cost and increased voluntary compliance. GST has affected rates of tax to the maximum of 2 floor rates, ठीक है। GST has removed the cascading effect on taxation. Cascading effect क्या होता था कि एक चीज के ऊपर एक बार टैक्स लग गया, फिर टैक्स, बार बार टैक्स लगाते लगाते उसका बहुत वैल्यू बढ़ जाता था, तो ये चीज GST के आने के बाद खत्म हो गया। GST will result in enhancing manufacturing and distribution system, affecting the cost of production of goods and services, and consequently the demand and production of goods and services will increase, ठीक है। GST के आने से मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉस्ट पे ये इफेक्ट किया है और इससे डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ा है। It will eventually promote economic efficiency and sustainable long-term economic growth as GST is neutral to business processes, business models, organizational structure and geographical location, ठीक है। Next, GST would help to extend competitive edge in international market for goods and services produced in the country, leading to increased exports. क्योंकि एक तरह का टैक्सेशन सिस्टम है, तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीशन का लेवल है, ठीक है, जो एज है, उसमें फ़ायदा मिला देश को और इससे हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा, ठीक है। अब देखिए GST के अंदर क्या आता है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो CGST SGST लगेगा। CGST किसको मिलेगा, सेंटर को, SGST मिलेगा स्टेट को। अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है, एक राज्य से दूसरा राज्य जा रहा है तो IGST, ठीक है, जिसमें जो टैक्स है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, समरी है,
अगर आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब क्वेश्चंस आपको दिया जाए आंसर, तो जो नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमारे यहाँ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।